आज हमारे साथ हैं भाजपा नेता, अलवर ग्रामीण से टिकट के दावेदार और एडवोकेट खेमचंद धामाणी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और हमारे शो में, जिसका नाम है मुद्दों की बात जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ। पहला सवाल सर यही कि अलवर ग्रामीण से आपके टिकट की दावेदारी की चर्चाएं ज़ोरों पर हैं। आपकी दावेदारी का आधार क्या है? क्योंकि अलवर ग्रामीण से इस वक्त कई प्रत्याशी टिकट की डिमांड कर रहे हैं। पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा साक्षी जी, आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। हाँ, आपके साथ चल रहे माननीय सचिन जी को और एटीएल टीम की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आज आप यहाँ पर हमारे बीच में हमारे ऑफिस में बैठे। जी, आपने पूछा कि अलवर ग्रामीण के अंदर आप अपनी दावेदारी, आपकी दावेदारी का आधार क्या है? आधार क्या है मैं बताना चाहूँगा कि अलवर ग्रामीण रिजर्व सीट है, ऐसी रिजर्व सीट है, तो यहाँ पर कास्टिज्म के आधार पर रिजर्व है। इसमें जाटव बाहुल्य क्षेत्र है, माउंडन बाहुल्य क्षेत्र है, उसके बाद ब्राह्मण वगैरह, गुजर हैं, सैनी हैं, लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो जाटव समुदाय है करीब 46 से 47 हज़ार वोटर्स हैं। अब उन वोटर्सों को यदि आधार और आंकड़ा मानते हैं तो यहाँ पे जो अपना वो प्रेजेंटेशन रखने के लिए जाटव समाज का ही अपना अधिकार व हक बनता है। एक वोटर के आधार पे जो वोट बैंक है, आज जाटव समाज का वोट बैंक बहुत बड़ा हुआ है, वोट बैंक बड़ा है तो जाटव को इसमें देना चाहिए, टिकट देना चाहिए। तो मेरा कहना है कि पिछले टाइम में मैं जब कांग्रेस पार्टी में था तब भी मैंने 2018 में टिकट मांगा था, लेकिन नहीं मिल पाया, और उसके बाद मैंने 2018 के बाद से ही मैंने भारतीय जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन किया, और भारतीय जनता पार्टी में मैं बहुत मन से दिल से काम कर रहा हूँ। लेकिन आपका जो मुद्दा है कि अलवर ग्रामीण में जो टिकट मांगने वाली बात है, तो बड़ा क्लियर सी बात है, निश्चित है कि यहाँ पर मेघवाल और जाटव और आदर्श में आ जाइए आप खाटी, या दूसरे उस पे आ जाए किलाड़ पे, तो वहाँ पर यहाँ पर 3 से 4 हज़ार और वोटर्स हैं। मेघवाल लगभग 5 से 6 हज़ार वोटर हैं और जाटव 46 हज़ार वोटर हैं। तो इसलिए मेरा क्लेम बनता है कि मैं जाटव समाज का होने के कारण तो मुझे टिकट दिया जाए, और भारतीय जनता पार्टी के बीच में यदि मुझे मौका दिया तो मैं विधायक बन के सर्व समाज के लिए काम करूँगा, और सर्व समाज के लिए, न्याय के लिए और यहाँ रोजगार के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए मैं मुहिम चलाऊँगा। सर, अभी हाल ही में बसपा से आए अशोक वर्मा जी भी जो हैं वो टिकट के दावेदार हैं, रिंकी वर्मा भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो बाहर से भी आए हैं, तो राह मुश्किल हो सकती है? मैडम, ऐसा कुछ नहीं है जो राह मुश्किल हो सकती है, क्योंकि मैं लंबे टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहा हूँ। कॉलेज में मैं प्रेसिडेंट के लिए मैंने किया, फिर 7 साल मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। उसके बाद मैं अब भाजपा में मैंने प्रधानी का इलेक्शन लड़ा है, अभी ये 2021 वाला हार गया, वो एक अलग चीज़ है। 21-14 का रेसो रहा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आज समाज की नीड है कि मैं आऊँ, क्योंकि एडवोकेट हूँ और उनके बीच में रहता हूँ, चाहे वो कोई भी मुहिम हो, चाहे वो सामूहिक विवाह सम्मेलन वाली हो, चाहे वो 2 अप्रैल वाली हो, चाहे सहजपुर कांड वाली हो, चाहे आपके भिवाड़ी वाले कांड वाली हो, सब में मैंने समाज में बढ़ के काम किया है। जब मैंने समाज में काम किया है बढ़ के, निस्वार्थ अपनी जेब से पैसा लगा के, 2 अप्रैल में जो था हमारे समाज के ऊपर जो भी केस दर्ज हुए या उनके ऊपर अत्याचार हुआ, बहनों पे, भाइयों पे, बुजुर्गों पे, उसके लिए मैंने केस लड़े हैं, उनकी जमानत कराई है, और उसके बाद उनके केस अभी कुछ तो विड्रॉल हो गए, कुछ ट्रायल में चल रहे हैं, वो मैं निःशुल्क वो मैंने किया है। तो समाज का पूर्णतया मेरे प्रति उन लोगों का रुझान है और मेरे प्रति दिल से जुड़े हुए हैं। मैं नहीं कहता, समाज वाले कहते हैं कि आप आओ और हमारे बीच में आप जिस तरह जनसेवा कर रहे हो उस तरह हमारी जनसेवा करो, लेकिन जनसेवा एक समाज की हो वो असंभव है। मैं सर्व समाज की जनसेवा करना चाहता हूँ, जैसे चाहे कोई भी समाज का हो, न्याय के लिए मैं हमेशा आगे रहता हूँ, गरीबों के लिए हमेशा आगे रहता हूँ, उनकी सेवक बन के काम करूँगा, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। जैसे सार्वजनिक बात आपको कहना चाहूँगा, जैसे अभी सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ हमारे जाटव बैरवा समाज का, अलवर के ही अम्बेडकर छात्रावास में 106 लड़कियों को मैंने अपनी जेब से फर्नीचर डोनेट किया, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ। एक सोशल और एक मन के अंदर भावना है कि मैं कुछ सेवा करूँ।
उसी के अंदर मैंने एक बड़ा हॉल बनाया, एक कमरा बनाया। ये सब काम ऐसे हैं जो लोग देखते हैं तो कहते हैं धमानी जी आप आइए। और ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि आप जिस समाज से आते हैं, एक जो भी हैं, जो भी पार्टी से जीत कर आते हैं विधायक, उनको सिर्फ अपने उस समाज की नहीं बल्कि सर्व समाज के कल्याण की बात हमेशा सोचनी चाहिए। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि अलवर ग्रामीण की मुख्य समस्याएं आप क्या देख पाते हैं कि अगर आप जैसे पार्टी आपको टिकट देती हो, जीत कर आते, तो उन समस्याओं को सबसे पहले प्रायोरिटी पर लेकर आप उन्हें उसका समाधान करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर मेन जो प्रॉब्लम है पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और पानी के बाद सेकंड बेरोजगारी बहुत है। तीसरी बात पे हम आएंगे तो दलित समाज के ऊपर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और एक किसानों के ऊपर भी मैं तो अत्याचार ही कहूँगा। जैसे किसानों के पास पहले तो पानी नहीं है, अगर उनके ट्यूबवेल में पानी है तो बिजली नहीं है, बिजली है तो उसका इतना ज़्यादा बिल आता है कि बहुत महंगा पड़ता है। और कोई भी बोरिंग को आप देखिए 700-800 फीट गहरा है, और 700-800 फीट गहराई से पानी निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं चाहूँगा कि चंबल का जो पानी है अलवर के अंदर लाया जाए, और किसानों को सिंचाई के लिए, निश्चित तौर पे सिंचाई के लिए उनको अवेलेबल कराया जाए, जिससे किसानों के चेहरे खिल जाएंगे। आज यहाँ पर पीने का जहाँ पानी नहीं है, गाँवों के अंदर नहीं है, शहरों के अंदर नहीं है, आज आप किसी कॉलोनी को ले लीजिए, किसी कस्बे को ले लीजिए, वहाँ पीने का पानी नहीं है। तो मैं उस मुहिम को चलाऊँगा फर्स्ट प्रायोरिटी पे, और उसको पूरा करूँगा। और किसानों के अंदर जो आप देखते आए हैं कि बेचारे आत्महत्या करते हैं, गरीबी के कारण नहीं, बल्कि उनको जो संसाधन है वो मुहैया नहीं कराए जाते। किसान गरीब कब होता है? आज उसके पास ज़मीन है, लेकिन ज़मीन में पैदा करने के लिए पानी चाहिए, बीज चाहिए, खाद चाहिए, उसके साथ साथ ही उसको संसाधन चाहिए। अब ये सारी चीज़ नहीं, पानी उसके पास नहीं है, खाद उसके पास नहीं है, बीज उसके पास नहीं है। सरकार की तरफ से इसको मैं कोशिश करूँगा खाद, बीज, पानी निःशुल्क किसानों को दिया जाए, तो देश का ही नहीं, आज हमारे किसानों का और बेरोजगारी का बिल्कुल निश्चित तौर पे ख़त्म हो जाएगी। सर, जैसे कि किसानों की बात आपने कही, वहीं गहलोत सरकार इसके जस्ट अपोजिट बोलती है कि भाई उन्होंने किसानों से जो वादे पूरे किए थे वो सारे उन्होंने जो है निभाए हैं। जी मैम, साक्षी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा, चुनाव से पहले हमारे यहाँ अलवर के अंदर मालाखेड़ा जगह है, वहाँ पर माननीय राहुल गांधी जी आए थे, और उन्होंने एक ही बात बोली थी। किसानों की बहुत बड़ा हुजूम था, मानते हैं, कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा जलसा था, मानते हैं। उसमें अलवर ज़िले के नहीं, प्रदेश के काफ़ी लोग थे, प्रदेश की काफ़ी जनता थी, और उन्होंने एक वर्ड्स बोला था चुनाव से पहले कि किसानों का कर्जा 1 से 10 दिन की गिनती के अंदर मैं माफ़ कर दूँगा। उन्होंने कहा 1 से 10 दिन गिनती गिनना सरकार बनने के बाद, तो KCC में ख़त्म कर दूँगा। क्या हुआ? नहीं हुआ। किसानों से सिर्फ वोट बैंक समझ के किसानों को और वोट बटोर ले सरकार बना दी। किसानों को 1 रुपया भी माफ़ नहीं किया। फिर अब फंडा क्या चलाया? मैं बताना चाहूँगा, मई से जून तक एक कैंप लगाया। किसने? राजस्थान सरकार ने। और राजस्थान सरकार ने लगाया क्या कि वो कहते हैं ना कि महंगाई राहत। मैं बताना चाहूँगा, सरकार जो राजस्थान सरकार के जो हमारे जो गांधी जी हैं, माननीय गहलोत जी, उन्होंने कैंप लगाया, राहत कैंप। राहत कैंप क्या? लोग पूछने लगे क्या राहत कैंप है, तो उसका नाम दिया महंगाई राहत कैंप। ये काफ़ी सोचने के बाद महंगाई राहत कैंप। अरे 4.5 साल सरकार को चलते हो गया, क्या आज ध्यान आया है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है? क्या यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है? तो इन्होंने मई से जून तक रजिस्ट्रेशन का वो कैंप लगाया, हर गाँव के अंदर, हर तहसील के अंदर, हर पंचायत के बीच में। क्या इसमें पैसा खर्च नहीं होता? किसका पैसा खर्च होता है? आम जनता का पैसा खर्च होता है। और आम जनता का जब पैसा खर्च हो रहा है तो गरीबी कहाँ आएगी? आम जनता के ऊपर भार आएगा। आम जनता के ऊपर भार आया तो हम बढ़ने के बजाय घटेंगे। अब उसके अंदर क्या बोला इन्होंने? हर किसान को 2000 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, हर व्यक्ति को 100 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, उसके बाद 25 लाख रुपए तक मैं आपका इलाज फ्री कराऊंगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं आपके घर के अंदर पानी की इसकी मैं व्यवस्था कराऊंगा। इसके बाद इन्होंने कहा कि कोई भी घर के अंदर बीमार है या कुछ भी है उसको लाने ले जाना की मैं व्यवस्था कराऊंगा। ये क्या हुआ? नहीं हुआ।
उसका मायने ये रखा मई से जून तक तो रजिस्ट्रेशन होगा, जुलाई में हम कहेंगे और सितंबर अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी, फिर वापस मैं सरकार बन जाऊंगा। फिर क्या कहेगा गहलोत, भाइयों आचार संहिता लग गई, मैं क्या कर सकता हूँ, आप राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार बनाओ तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारा लागू कर दूंगा। तो सिर्फ और सिर्फ किसानों को और आम नागरिक को बेवकूफ़ बनाने का काम है। लेकिन आज के दिन ना तो किसान बेवकूफ़ हैं, ना आम नागरिक बेवकूफ़ हैं, ना युवा बेवकूफ़ हैं, सब समझते हैं हर चीज़ को। तो मैं ये कहूँगा राजस्थान के अंदर एक भी व्यक्ति आप ऐसा गिना दो जिसका 25 लाख रुपए का इलाज फ्री में किसी भी राजस्थान के अंदर किसी भी हॉस्पिटल में हुआ हो, किसी भी हॉस्पिटल में नहीं हुआ आज तक। क्या करते हैं, आप हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में जाते ही भर्ती करने के लिए कहेंगे तो क्या बोलते हैं, आपका आधार कार्ड लाओ, आपका पहचान पत्र लाओ, आपका बिजली का कार्ड लेके आओ। जब आपके पास एक पहचान आइडेंटिटी है, चाहे वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आपका वो राशन कार्ड हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे कोई सा भी कार्ड हो, तो सारे आईडी लाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि मोबाइल नंबर साक्षी जी हर आईडी में होता है और आप जैसे ही आप मोबाइल नंबर उसमें क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी खुल जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम है। अब बिजली के बिल की जो आप बात करते हो, बिजली के बिल के अंदर हमारा बिजली का बिल आता है तो उसमें हमारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, तो क्या मुझे कैब में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है? ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी की बातें हैं कि रजिस्ट्रेशन कराइए। सिर्फ समय ख़राब करना, जनता को परेशान करना, जनता को गुमराह करना, और आने वाला चुनाव 2023 नवंबर में चाहते कि हमें वोट मिले तो हम सरकार बना लें। सिर्फ और सिर्फ इतना इनका फंडा है, जो नहीं होगा और राजस्थान नहीं सहेगा इस बात को। सर, अलवर ग्रामीण से मौजूदा विधायक टीकाराम जूली जी के काम को आप किस तरीके से देखते हैं? अब तक के वाकई कुछ काम किया है उन्होंने? जी, अब देखिए मैं तो आपको क्या बताना चाहूँगा, कैबिनेट मंत्री हैं वो, उन्होंने जो काम किया है आम जन से छुपा हुआ नहीं है। जो भी उन्होंने काम किया है, चाहे वो कब्रिस्तान की भूमि को लेके हुआ हो, चाहे वो आपके भराव क्षेत्र की ज़मीन का आवंटन कर लेके हुआ हो, चाहे वो आपका गाँव के अंदर कहिए कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने का रहा हो। अभी ये जो कब्रिस्तान की जो ज़मीन थी, इस पे आपके हमारे यहाँ अलवर का कलेक्टर साहब, RAA साहब दोनों निलंबित हुए, सिर्फ टीकाराम जी जूली की वजह से हुए। क्या एक व्यक्ति जो कब्रिस्तान, शमशान घाट, इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकता, अपने नाम अलॉट कर लेता है, तो क्या उसको मंत्री बनने का हक है? नहीं, वो जनता का हितैषी नहीं हो सकता। भराव क्षेत्र जो होता है, जहाँ पर गौचारा की ज़मीन है, भराव क्षेत्र है, पानी जहाँ भरता है, उस तक को नहीं बख्शा। और अपने भाई को लो, चाहे अपने परिवार को लो, किसी को गैस एजेंसी आवंटन करा रहे हैं, किसी को आप देखिए कि पेट्रोल पंप आवंटन करा रहे हैं। क्या ऐसा होता है? आज माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका भाई पहले भी पेट्रोल पंप पे काम करता था, सेल्समैन का, आज भी पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है। वो एक इंसान है जो देश के बारे में सोचता है, वो एक इंसान है इस देश को वर्ल्ड फेम करना चाहता है। और एक ही कैबिनेट मंत्री को देखिए आप, क्या पोजीशन है इन लोगों की, क्या सोच रहे हैं लोग? क्या अपने गाँव को छोड़कर, क्या अपने ये कहना चाहूँगा कि परिवार के लिए ज़मीन का आवंटन कराना, चाहे भराव क्षेत्र का आवंटन कराना, चाहे गैस एजेंसी का आवंटन, ये सब फर्जी फ्रॉड है। और इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है कि आप देखिए कि अलवर के अंदर शिवराम जी गुजर साहब हैं, या उनका बेटा विश्राम गुजर है, उनको यहाँ पर उसका चेयरमैन बनाया हुआ है आपके सरस डेयरी का। वहाँ भी क्या है, वहाँ भी सब कुछ लूटपाट मचा हुआ है, क्योंकि उनको किसी का डर नहीं। इसलिए किसी को दूध से कोई मौत हो तो हो, कोई घी नकली बने तो बने, दूध नकली बने तो बने, दही नकली बने तो बने, छाछ नकली बने तो बने। ये क्या है? ये सब सिर्फ संरक्षण देना है। संरक्षण उनको मिला हुआ है, इसलिए वो किसी कुछ नहीं समझते। और माननीय टीकाराम जूली साहब अलवर ग्रामीण के अंदर ऐसा कोई प्रोग्रेस नहीं किया। हम गाँव के अंदर जाते हैं, रोडों में 2-2 फीट के खड्डे बने हुए हैं। गाँव के अंदर कहीं भी कोई डिस्पेंसरी नहीं है। गाँव के अंदर जाओ तो कोई रोज़गार, मैं कहूँगा अलवर ग्रामीण की वो हालात कर रखी है कि जो सोच भी नहीं सकते। बेरोजगारी बढ़ रही है, जबकि अलवर ग्रामीण का तो ये होना चाहिए 100% में से 40% कम से कम युवाओं को आरक्षण होना चाहिए। क्योंकि आपके ये जो यहाँ पर उद्योग नगर है आपका, उसके अंदर इतनी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, उसमें किसी को नहीं लिया जाता। टेक्नीशियन हैं, चाहे उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, चाहे कुछ भी, उनका भर्ती नहीं होता।
सब या तो हरियाणा के हो रहे हैं या बाहर के हो रहे हैं। तो मेरा चैनल के माध्यम से कहना है, और चैनल के माध्यम से मैं कैबिनेट मंत्री को भी ये कहना चाहूँगा, उनको कम से कम आज 4.5 साल राज को हो गया, मुझे गिना दें अलवर के अंदर कितना % उन्होंने रोज़गार दिया, बेरोजगारों को दिलाया। वो चक्कर काट काट कर फैक्ट्रियों से वापस आ जाते हैं, सिर्फ ये कहकर किसी का फ़ोन कराओ, किसी से बात कराओ, कैबिनेट मंत्री क्यों बात कराने लगा। तो मेरा कहना है हमारे अलवर ग्रामीण का नहीं, अलवर ज़िले का दुर्भाग्य है जो हमारे यहाँ का कोई विकास नहीं हो पाया, और आज हमारा बेरोजगार युवक फूट फूट कर रोता है। आज हमारे गाँव का, अलवर ज़िले के ग्रामीण के किसान लोग भी फूट फूट कर रोते हैं, कारण कि उनको टाइम पे बिजली नहीं मिली, फसल ख़राब हो गई। उनको टाइम पे जो फसल पैदा हुई उसका जो उसका मूल्य होना चाहिए वो भी नहीं मिला, तो क्या करेगा बेचारा। प्याज देखो, प्याज बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं, उसका भाव ही नहीं मिला। कारण कि भाव क्यों नहीं मिला, क्योंकि ना तो वो बन पाई जो होनी चाहिए प्याज की, क्योंकि ना खाद है, ना बीज है, ना पानी है, तो डेवलप नहीं हुआ। तो यहाँ का टीकाराम जूली का जो कार्यकाल है बिल्कुल फैल रहा और फेलियर मंत्री रहे। जयपुर में बीते दिन जो है बहुत बड़ा महाघेराव हुआ, बहुत संख्या में जनसैलाब सड़कों पर उतरा, काफ़ी कार्यकर्ता वहाँ पर दिखाई दिए। किस ओर इशारा करता है ये जनसैलाब भाजपा के लिए? देखिए साक्षी जी, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने चलाया राजस्थान के अंदर कैंप लगाया, राहत कैंप, महंगाई राहत कैंप, सिर्फ जनता को भटकाने के लिए। जनता बेवकूफ़ नहीं है, मैंने अभी आपको बताना। लेकिन राजस्थान सरकार ने सब कुछ चलाने के बाद भी खुद जनता की आवाज़ है, नहीं सहेगा राजस्थान। क्या नहीं सहेगा? दलितों पर अत्याचार, भ्रष्टाचार, यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि बिना पैसों के तो आपकी एक फाइल आगे भी नहीं जा सकती। न्याय मिलना तो बहुत दूर की बात है। आप बताइए, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो क्या है अलवर जिला, जहाँ कलेक्टर कभी निलंबित नहीं हुआ, इससे बुरा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। RAA कभी निलंबित नहीं हुआ, इससे बुरा कोई आपको उदाहरण नहीं मिल सकता। तो ये भ्रष्टाचार उस चरम सीमा पर बढ़ गया है जो जनता ने सड़कों पर आकर जाहिर किया है कि नहीं सहेगा राजस्थान। तो ये आम जनता हर ग्रामीण से, हर कस्बे से, हर गांव से आकर सड़कों पर आई, अपने खर्चे पर आई, अपने साधनों से आई, और राजस्थान में अलवर से ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान से विधानसभा का घेराव किया, और जनता ने ये बता दिया कि वहाँ पर कदम रखने की जगह नहीं थी, कि वहाँ पर कदम जयपुर के अंदर रख दिया जाए। इतना सैलाब था ज़बरदस्त। इसका आप सीधा आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस का सफाया है, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विजयी होगी, और कम से भी कम नहीं सर 150 से 250 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, और इनका सुपड़ा साफ कर देंगी। कांग्रेस पार्टी जो मुहिम चला रही है इसमें फेलियर रही है, चाहे ये कोई भी बात लेके चले आगे। सर, महिलाओं पर बढ़ रहे अपराधों का मुद्दा इस वक्त बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। कांग्रेस में भी जो है दो गुट नज़र आते हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का जिस तरीके से बयान विधानसभा में आया, उसके बाद में कांग्रेस में कई लोग उनके साथ हुए, कई लोग उनके खिलाफ हुए। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि राजस्थान में महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं, उन पर वाकई में बहुत अत्याचार हो रहा है? देखो साक्षी जी, अलवर का ज्वलंत उदाहरण है आपके सामने कि एक मूक बाघिर लड़की जो बेचारी बोल नहीं सकती, अपने गांव से अलवर आई और अलवर से अपने गांव जा रही थी, और उस लड़की को हैवानियत के हवस को शिकार बनाया। रात को उसको ट्रेस हो गया, सब कुछ ट्रेस हो गया, और वो लड़की लहू लहवान तिजारा उसके फ्लाईओवर के ऊपर मिली। पुलिस मौके पर गई, लोग बाग मौके पर गए, और उन्होंने कहा कि इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। और देखने से प्रथम दृष्टा है, यहाँ की माननीय SP साहब जो गौतम जी थी, उन्होंने कहा कि इसके साथ रेप हुआ है, और उसको यहाँ पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो मेडिकल की जो टीम थी, डॉक्टरों की जो टीम थी, उन्होंने भी यही पुष्टि किया कि इसके साथ रेप हुआ है। और उसके बाद देखिए कितनी विचित्र घटना है, वेरी सेकेंड है, बोलते नहीं इसके साथ तो रेप नहीं हुआ, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बताएंगे। तो इतना बड़ा महिला के ऊपर अत्याचार हो गया, एक बालिग के ऊपर, नाबालिग के ऊपर, एक बच्ची के ऊपर जो बोल नहीं सकती, जो बोलने में असमर्थ है, और उसके साथ यहाँ पर हैवानियत की हद हो गई, उसके साथ रैप किया। लेकिन उससे भी ज़्यादा विडंबना की बात यह है कि उसको एक्सीडेंट का मामला
बताया और वहाँ पर जितनी भी ब्लडिंग था या जो भी निशानात थे उनको धो दिया रात रात के अंदर और साफ कर दिया। उसके लिए यहाँ पर काफ़ी भारतीय जनता पार्टी ने और यहाँ के लोगों ने काफ़ी विरोध किया, लेकिन उन लोगों को आज तक भी अरेस्ट नहीं किया। तो ये क्या महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते हुए नहीं है तो क्या है? आज एक महिला बाज़ार के अंदर जा रही है, सामान खरीदने के लिए जा रही है, हस्बैंड उसका चाहे नौकरी कर रहा है या कहीं और जॉब पे गया है, वो मान लो सामान लेने के लिए जा रही है, उसको चैन स्केचिंग हो जाती है, उसकी चैन छीन ली जाती है, उसको ज़बरदस्ती गाड़ियों में डाल के लेके भाग जाते हैं। तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। खौफ नहीं बचा है सरकार। लॉ एंड ऑर्डर की तो कोई वही नहीं, धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस शासन के जो कैबिनेट मंत्री है, जो यहाँ पे दो मंत्री हैं, शकुंतला रावत जी भी है, उनको कोई परवाह ही नहीं है। क्यों नहीं है परवाह? क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी उसके ऊपर टिके हुए हैं। उनके वहाँ पर इसलिए रखा हुआ है कि वो उनको जो भी मंथली है या जो भी उनका सिस्टम है उसके आधार पर लाए हुए हैं, तो वो क्यों परवाह करेंगे? वो लॉ एंड ऑर्डर की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। यहाँ के लोग जो भी हैं, मैं कहूँगा कि जो क्रिमिनल प्रकृति के हैं, वो किसी की कोई परवाह नहीं करते और घरों के अंदर घुस जाते हैं। अभी आपको बात बताऊँगा, शिवाजी पार्क थाने का एक मामला था और उसमें FIR दर्ज हुई। बड़ी विडंबना है और ये है आपकी अभी 15 जुलाई के आसपास की घटना थी। 15 जुलाई के आसपास इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। यादव का मामला था, ज्योति यादव का। वो अपने कहीं मिलने वाला के यहाँ प्रोग्राम में गई थी। घर पर उनके 1.5-2 लाख रुपए रखे थे, ज्वेलरी रखी हुई थी। सारा सामान साफ़ कर दिया और साफ़ करने के बाद CCTV उनके वहाँ घर पे लगे हुए थे, उसमें सारे फुटेज आ गए। तो क्या पुलिस नहीं पकड़ सकती? पकड़ सकती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की परवाह नहीं करते, इसलिए उनको नहीं पकड़ा गया। अब पकड़ा गया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब ज्योति को अंदर बुलाया, सदर थाने के अंदर बुलाया कि आप अपने सामान की आइडेंटिटी करिए, तो मुलजिम से पूछताछ हो रही थी। उसने वो क्या किया, वो अपने मोबाइल को लेके चली गई, साथ रख के उसको साइलेंट करके रिकॉर्डिंग पे रख के लेके गई। मुलजिम बोल रहा है कि सब हमने जो आधा किलो आपका गोल्ड था और आपके जो कैश था वो हमने सारा पुलिस को दे दिया। और पुलिस क्या बोलती है? 2 से 3 ग्राम सिर्फ उनको दिया है। ये क्या है? कहाँ गया बाकी का सामान? कहाँ गया वो पैसा? तो ये अन्याय है, न्याय नहीं है। कोई भी न्याय के लिए जाता है थाने के अंदर, SP के पास में या किसी मंत्री के पास में या MLA के पास में, जब उसको न्याय नहीं मिलेगा तो उसके साथ अन्याय भारतीय जनता पार्टी नहीं सहन करेगी। वही कारण है कि आज ये बहुत बड़ा मुहिम जो आपने देखा 1 अगस्त को जो बहुत बड़ा सैलाब गया, नहीं सहेगा राजस्थान, ये भी उसी का एक हिस्सा था। और जनता ने और पूरे राजस्थान ने ये दिखा दिया कि आने वाला समय कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप देखिएगा 1 अगस्त को जयपुर के अंदर कोई दिखा? सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अलावा शायद रोडों पे, घरों में, बाहर, लेकिन उसके ऊपर नहीं सहेगा राजस्थान पर। ना तो गहलोत ने कोई टिप्पणी की, ना दूसरे ने कोई ने टिप्पणी की। यदि उनके अंदर कोई सच्चाई होती तो टिप्पणी करते ना। तो मेरा मानना है कि ये जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ किसी से दबाई नहीं जाती। कुछ समय के लिए दबा सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं दबा सकते। मेरा ये आपसे कहना है। सर, महिलाओं के अपराधों के अलावा एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त सिर्फ राजस्थान का नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि देश के हर ज़ुबान पर है, और वो है कि लाल डायरी जो राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा में उठाई थी, वो लाल डायरी वाकई में एग्जिस्ट करती है? उसमें कुछ है या फिर ये केवल एक हवाई बातें हैं? देखो मैम, ये बात तो देखो हवाई तो कोई हो ही नहीं सकती। कोई बात है तभी तो है ना। और वो समय जब आएगा ना, वो आपके सामने आ जाएगी, मीडिया के सामने आ जाएगी, समाज के सामने आ जाएगी और इस देश के अंदर सामने आ जाएगी। बिना वजह और बिना कारण तो कोई चीज़ सामने नहीं आती है। वो सब कुछ है और आपके सामने वो समय ज़्यादा नहीं बचा है, 2-3 महीने की बात, वो सब सामने आ जाएगा। और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो बहुत ही ज़्यादा आचरण सीमा पर है, वो सब उसके अंदर है, वो आपके सामने आ जाएगा। सर, नूह में जो कुछ हुआ वो सब हमारे सामने है। नूह की हिंसा वाकई में बहुत पीड़ा देने वाली है हर किसी के लिए।
क्योंकि हमारा जो मेवात का जो इलाका है वो राजस्थान के में भी आता है और हमने देखा कि भिवाड़ी में भी इसको लेकर के जो है थोड़ा बहुत दंगे हुए वहाँ भी। आप किस तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहते हैं कि वो इन सबको एक किनारे करके सौहार्द की भावना से एक साथ रहें ताकि हमें दोबारा फिर से नूह की हिंसा देखने को ना मिले? साक्षी जी, इस बारे में मैं कहना चाहूँगा, बड़ी विडंबना है, बड़ा दुख की बात है कि जो आज हमारा भाईचारा वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है, जबकि ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी को भगवान शांति दे, सुख शांति दे, समृद्धि दे और जल्दी ही इस पर काबू पाया जा सके, जिससे हमारा भाईचारा वापस से बढ़ जाए और लोगों के दिलो दिमाग में जो भय है वो ख़त्म हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है जो कोई चीज़ समाप्त नहीं की जा सकती है। दोनों पार्टी, दोनों परिवारों को बिठाकर समझाया भी जा सकता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधे मिलाकर सब साथ हैं और इसको शांत करना चाहते हैं। जी धन्यवाद। सर, चलते चलते आप चुनाव से पहले अपने जिस विधानसभा क्षेत्र से आप अपने टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, वहाँ की जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं आप? मैं आपके चैनल से मैं अपील करना चाहूँगा कि मैं अलवर ग्रामीण की जनता के बीच में पिछले लगभग 10 से 15 साल से बिल्कुल कंटिन्यू जुड़ा हुआ हूँ और मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनका भाई हूँ और मैं उनके परिवार का हिस्सा हूँ। एक बार मुझे मौका दें और मैं आपके सामने एक सेवक बन के आऊँगा। एक बार मुझे आवश्यक रूप से चुनें अलवर ग्रामीण से। और आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जिस तरीके से मेरे अंदर जो भावनाएं किसानों के प्रति, बेरोजगारों के प्रति, दलित समाज के प्रति, सर्व समाज के प्रति, मैं एक बार ये दिखाना चाहूँगा बनने के बाद कि विधायक होता क्या है। विधायक का मतलब समाज की सेवा करना होता है, न कि अपना डेवलपमेंट होता है। कि अपना डेवलपमेंट के लिए तो आप वैसे ही बहुत कुछ हैं, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कॉम्पिटेंट है, लेकिन विधायक एक वो इंसान होता है जो गरीब का भी सुने और बेरोजगार का भी सुने और जो ऐसा है उसका भी सुने और उसके हर संभव उनकी सेवा करके आगे बढ़े। तो मैं ग्रामीण से अपील करना चाहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य के साथ साथ मेरे अपने चहेते हैं और मुझे 2023 में विजयी बनाएं और मुझे कहीं भी मेरे सहयोग की कहीं भी आवश्यकता होगी, मैं आपके लिए कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ खेमचंद धामाणी जी, जिन्होंने ये बताया कि वाकई में एक विधायक का काम क्या होता है और वो सच्चे मन से पूरी ईमानदारी के साथ में जनता की सेवा करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से जयपुर में जन सैलाब उमड़ा, वो कांग्रेस का सुपड़ा साफ इस आने वाले चुनावों में ज़रूर करेगा। मेरे सहयोगी सचिन के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।